नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो प्लेइंग 11 के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के 47वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद की। तो हम लोग इस वीडियो में प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करेंगे, किसके बेसिस पे? पिच कंडीशन के बेसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखेंगे कि इस पिच पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका ओपनर डिपार्टमेंट भारी रहेगा, ओपनिंग डिपार्टमेंट, किसका मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट, फिर किसका पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट और वहीं फिनिशिंग डिपार्टमेंट देखा जाएगा किस पर कितना भारी दिख रहा है किस टीम का। और एट लास्ट अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन हम लोग देखा जाएगा कि ऑन द पेपर कौन मजबूत है और किसके जीतने के चांसेस हैं। मतलब एट लास्ट हम लोग प्रेडिक्शन भी दिया जाएगा कि कल का मैच कौन जीतता हुआ दिख रहा है। ये सब कुछ किया जाएगा, लेकिन जो सबसे अहम पार्ट है वो ये है कि पिच रिपोर्ट जान लेना कि कल का मैच कहां खेला जा रहा है और वहां का पिच कंडीशन क्या है। अगर हम उसकी बात करें तो कल का मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेला जाएगा, यानी कि हैदराबाद के होम ग्राउंड पे खेला जाएगा। और यहां के पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच यहां की न्यूट्रल रहने वाली है। बॉलरों के लिए भी उतना ही मदद रहेगा, बल्लेबाजों के लिए भी उतना मदद रहेगा। मतलब जो यहां पे बल्लेबाज टिक कर खेलेगा वो स्कोर कर सकता है और जो बॉलर अपने स्किल का प्रयोग कर सकता है वो यहां पे विकेट लेकर जाएगा। स्पिनरों के लिए भी उतना ही ज्यादा एडवांटेज रहने वाला है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ रहने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हैदराबाद के पिच पेसरों के लिए भी मददगार रहती है। शुरुआत में स्विंग रहेगा। आपने ट्रेंट बोल्ट का, अगर आपको पहले मैच का स्पेल याद होगा, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर होने के बावजूद वहां पे ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में स्विंग कराया था। फिर अब जब पिच धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है तो यहां पे स्पिनरों के लिए भी थोड़ा बहुत एडवांटेज रहेगा और यहां पे जो भी बैटर टिक कर खेलेगा वो यहां पे लंबा स्कोर भी कर सकता है। तो एक न्यूट्रल वेन्यू मानकर चलिए जहां पे स्कोरिंग 150 से लेकर 170 के बीच में आसानी से की जा सकती है। अगर हम बात करें यहां पे पिछले मुकाबले की, जो डीसी वर्सेस एसआरएच खेला गया था, वहां पे डीसी ने 144 बनाकर डिफेंड कर लिया था सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ। फिर मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां 192 मतलब हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ था, जो 178। फिर उससे पहले वाला इनकाउंटर पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, वहां पे मात्र पंजाब किंग्स 143 बना पाई, जहां पे मयंक मार्कंडे का जादू चला था। तो आप समझ सकते हो यहां पे सभी के लिए सब कुछ है। जो यहां पे अपने आप को इंप्लीमेंट करेगा, जो अपने आप को अप्लाई करेगा, वो यहां पे विजेता साबित होगा। अब बात करते हैं अपने प्लेइंग 11 के कंपैरिजन वीडियो की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है अपने इस वीडियो एनालिसिस का। बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में और देख लेते हैं कल के मैच में कौन किस टीम का इंपैक्ट प्लेयर रहेगा, कौन किस टीम में छाप छोड़ता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं इस टीम की प्लेइंग 11 की, जो कि केकेआर टीम है। नीतीश राणा की अगुवाई में ये टीम खेलेगी। यहां पे अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो वो आपके स्क्रीन पे ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इनके 3 प्रमुख स्पिनर खेलते हुए दिखेंगे, वहीं हर्षित राणा भी खेलेंगे पेस डिपार्टमेंट में। तो ये आपका प्लेइंग 11 हो गया जो स्क्रीन पे है। शार्दुल ठाकुर भी वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद। तो ये प्लेइंग 11 है। इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो मनदीप सिंह या एन जगदीशन में से कोई एक एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस टीम में खेलेगा, क्योंकि वेंकटेश अय्यर अक्सर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते थे, लेकिन जब से इन्होंने फील्डिंग करके दिखाया है तब से इनको एज ए फील्डर खिलाया जा रहा है। मनदीप सिंह या एन जगदीशन, चांसेस एन जगदीशन के ज्यादा हैं एट द टॉप खेलने के लिए। वहीं अगर हम बात करें रहमानुल्लाह गुरबाज कि इस मैच में अपना जगह बनाते हुए दिखेंगे, वहीं डेविड विजा इस मैच से बाहर होते हुए दिखेंगे। अब इनके प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टी नटराजन एज एन इंपैक्ट प्लेयर, ये तब का प्लेइंग 11 है एसआरएच टीम का, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो कब का है, जब एसआरएच टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तब ये प्लेइंग 11 रहेगा। जहां पे अभिषेक शर्मा मयंक अग्रवाल के साथ ओपन करते हुए दिखेंगे, तो वहीं पेस डिपार्टमेंट में उमरान मलिक और भुवनेश्वर कुमार लीड करेंगे, तो मयंक मार्कंडे इनके स्पिनर होंगे। ये स्क्रीन पे आपको बखूबी दिख रहा होगा। सारे नामों का मैं पढ़कर फिर टाइम वेस्टेज नहीं करना। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो अब्दुल समद, टी नटराजन, मतलब अब्दुल समद यहां पे खेलेंगे जब बल्लेबाजी रहेगी। टी नटराजन कब ऐड होंगे, जब इनकी गेंदबाजी होगी प्लेइंग 11 में वो खेलते हुए दिखेंगे। तो ये दोनों टीमों का प्लेइंग 11 हो गया। अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आ जाते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के कंपैरिजन पे। देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन कौन सी टीम कितनी मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं, पहले ओपनिंग डिपार्टमेंट उठा लेते हैं दोनों टीमों का। तो केकेआर की बात करें तो यहाँ जैसन राय, रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करते हुए दिखेंगे और अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल ओपन करते हुए दिखेंगे सनराइजर हैदराबाद की तरफ से। इनके ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो ये दोनों मिस और हिट टाइप ऑफ प्लेयर हैं, खासकर रहमानुल्लाह गुरबाज
जैसन राय ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फ्लैट डेक दे दोगे तो किसी भी बैटर को, किसी भी बॉलर को हिट कर सकते हैं, चाहे वो स्पिन गेंदबाज हो, चाहे पेस डिपार्टमेंट हो। लेकिन यहाँ की जो पिच होने वाली है वो थोड़ा सा कठिन होने वाली है, वहां पे ऐसे बल्लेबाज सफल होंगे जो कि अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों खिलाड़ी, खासकर रहमानुल्लाह गुरबाज हिट और मिस टाइप ऑफ प्लेयर है, थोड़ा बहुत जैसन रॉय का फॉर्म इनके साइड है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने पिछले मैच में जरूर स्कोर किया था, लेकिन इस मैच में चलने के इनके चांसेस बहुत कम है। वहीं जैसन रॉय की बात कर लें तो ये जरूर थोड़े कंसिस्टेंट दिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर कर सकते हैं पावर प्ले के ओवरों में, लेकिन जो सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजी है उसके आगे भी ये विफल होते हुए दिखेंगे। दोनों मिस और हिट टाइप ऑफ प्लेयर हैं, इसलिए मैं इस पिच पर इन दोनों को बैक करता हुआ नहीं दिख रहा हूं। इनको 15 पॉइंट देकर हम लोग आगे प्रोसीड कर लेते हैं। इनके ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मयंक अग्रवाल का फॉर्म उनके साइड नहीं है, काफी लचर प्रदर्शन से गुजर रहे हैं। वहीं अभिषेक शर्मा की बात करें तो क्लास है इनके अंदर, चाहे जिस पिच पर अच्छा खेल सकते हैं, स्पिनरों को अच्छा डील करते हैं, वहीं पेस डिपार्टमेंट को भी अच्छा खासा खेलते हैं। तो जो कुछ भी पॉइंट है उनका अभिषेक शर्मा की वजह से है। मयंक अग्रवाल बिल्कुल फॉर्म नहीं है, जिस कारण इनके भी पॉइंट्स कटते हुए दिख रहे हैं। तो ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर 1-to-1 कंपैरिजन कर लिया जाए तो यहाँ पे दोनों टीमें बराबरी पे आ अटकती हैं और दोनों टीमें बराबरी पॉइंट्स लेती हुई भी दिख रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की। अगर हम बात करें केकेआर के मिडिल ऑर्डर की तो यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे और एन जगदीशन या मनदीप सिंह में से भी कोई एक मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी कर सकता है। वहीं अगर हम इनके मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हैरी ब्रूक मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। अगर 1-to-1 कंपैरिजन कर लेंगे तो फॉर्म वाइज अगर हम देखें तो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी वेंकटेश अय्यर के पास है, बट जो इनका कंसिस्टेंसी है वो मिसिंग रहेगी। इनके पास भी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, बट ये इनकी भी कंसिस्टेंसी मिसिंग रहेगी। शॉर्ट पिच थोड़ा सा गंदा ये खेलते हैं। वहीं रिंकू सिंह कंसिस्टेंट भी है, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी है। तो जो भी पॉइंट्स मिलते हैं वो रिंकू सिंह की वजह से मिलते हैं। तो 15 पॉइंट अगर हम केकेआर को यहाँ पे दे दें कि और जो पॉइंट्स कट रहे हैं वो कंसिस्टेंसी जो कमी है वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा की, उनके कारण इनके सारे पॉइंट्स कटते हुए दिख रहे हैं। आप भी कई मैचों में देखे होंगे कि इनकंसिस्टेंट जो मिडिल ऑर्डर है वो परेशान करता हुआ दिखता है केकेआर को, और जो संभालने को आ जाता है वो रिंकू सिंह, आंद्रे रसल के ऊपर सारी जिम्मेदारी आकर अटकती है। अब बात कर लेते हैं इनके मिडिल ऑर्डर की। जो सनराइजर हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर है वहां पे अगर हम बात करें राहुल त्रिपाठी की तो राहुल त्रिपाठी बेहतरीन प्लेयर, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा इस साल डाउन हुई है, लेकिन स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेलते हैं। एडन मार्करम भी स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेलते हैं। विदेशी खिलाड़ियों की सूची की बात करें तो वहां पे स्पिन खेलने वाले सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है एडन मार्करम। वहीं हैरी ब्रूक स्पिन को बहुत गंदा खेलते हैं, स्पिनर के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफी खराब है। तो मिडिल ऑर्डर में ये अच्छे उपयुक्त विकल्प नहीं होंगे। वहीं राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम के पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन फॉर्म इनका डिप हुआ है। तो जो पॉइंट्स कटेंगे इनके फॉर्म के कारण कटेंगे, पोटेंशियल के कारण इनको 18 पॉइंट मिलते हैं। तो पोटेंशियल वाइज देखें तो एसआरएच की मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत दिख रही है किसके मिडिल ऑर्डर के मुकाबले, जो केकेआर के मिडिल ऑर्डर है एक्सपीरियंस वाइज भी ये काफी मजबूत है, जिस कारण इनको 18 पॉइंट मिलते हैं। तो वही केकेआर के मिडिल ऑर्डर को मात्र 15 पॉइंट। तो यहां पे सनराइजर हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है किसके मुकाबले, केकेआर के मिडिल ऑर्डर के मुकाबले, क्योंकि यहां पे इनकंसिस्टेंसी भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी कम है। वहीं जो भी डिपेंडेंसी है वो रिंकू सिंह पे ज्यादा है, क्योंकि नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर काफी इनकंसिस्टेंट बैटर हैं। वेंकटेश अय्यर स्विंग के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं तो शॉर्ट पिच के खिलाफ नीतीश राणा स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट की दोनों टीमों के कि कौन किसकी मजबूती है और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। तो यहां पे देखेंगे तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आंद्रे रसेल एक बल्लेबाज होंगे। रिंकू सिंह को भी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ले सकते हो, लेकिन मिडिल ओवर्स तक इनकी बल्लेबाजी आने की निश्चितता रहती है। तो आंद्रे रसेल, सरदुल ठाकुर, मतलब जो डिपेंडेंसी है फिनिशिंग डिपार्टमेंट की वो आंद्रे रसेल के ऊपर है। इन्हीं को सारी जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ पे हेनरी क्लासन, अब्दुल समद दो डिपेंडेंट बैटर हैं जो कि अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं मिडिल और डेथ ओवर्स में। वहां पे हेनरी क्लासन का फॉर्म काफी जबरदस्त है, इनका क्लास काफी हाई क्वालिटी का, स्पिन को बहुत बेहतरीन खेलते हैं और जो फॉर्म भी है इनके साथ है। मतलब यहां पे अब्दुल समद भी यहां पे ऐड ऑन होते हैं हेनरी क्लासन के साथ। अब्दुल समद का फॉर्म तो नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी ये भी इनके पास है कि अच्छे खासे हिट लगा सकते हैं, जिस कारण इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट को 18 पॉइंट जाते हैं। और जितने मैचेज इन्होंने फिनिश किए वो हेनरी क्लासन के दम पे ही इस आईपीएल में फिनिश करते हुए दिखे हैं। वहीं अगर हम बात करें नीतीश राणा की टीम केकेआर की तो यहाँ पे आंद्रे रसेल के ऊपर डिपेंडेंसी तो बहुत है और ये अगर चले तो अपने दिन पूरा काया पलट कर सकते हैं मैच का, लेकिन जो फॉर्म है वो बहुत डिप हुआ है। इनके जोन में अगर बॉल नहीं दी जाती है तो ये अपना विकेट फेंक कर चले
जाते हैं, जिस कारण इनकी कमजोरी पाई गई है, जिस कारण इनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट मात्र 15 पॉइंट पे अटकता है। शार्दुल ठाकुर से हम उतनी उम्मीद करके नहीं चल रहे हैं, ये मिड्स और हिट टाइप ऑफ प्लेयर, चले तो चले, तुक्का लगा तो लगा, नहीं तो फिर इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो आंद्रे रसेल से उम्मीदें रहेंगी, लेकिन आंद्रे रसेल के स्लॉट में अगर बॉल्स नहीं फेंकेंगे सनराइजर हैदराबाद तो फिर रन स्कोरिंग करना इनका भी कठिन होने वाला है। लेकिन जो इनके पास फिनिशर है सनराइजर हैदराबाद के पास, वो क्वालिटी वाले फिनिशर है, स्पिन को भी बहुत बेहतरीन खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं, और हेनरी क्लासेन इनके लिए ट्रम्प कार्ड रहेंगे कि कैसा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में फिनिश करते हुए इस मुकाबले को दिखेंगे। तो यहां पे कहीं ज्यादा सनराइजर हैदराबाद के मुकाबले सनराइजर हैदराबाद निकल जाती है आगे, किसके मुकाबले, केकेआर के मुकाबले फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। अब बात कर लेते हैं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट कंप्लीट कर लिया, स्पिन डिपार्टमेंट की यहां पे आप जरूर डिफरेंस देखोगे। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पे सुनील नरेन, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती के रूप में 3 क्वालिटी स्पिनर रहेंगे केकेआर के पास। तो वहीं इनके पास मयंक मार्कंडे के रूप में मेन स्पिनर रहेगा, क्वालिटी स्पिनर। वहीं अकील हुसैन खेले तो अकील हुसैन के रूप में दूसरा, इनके पास स्पिन में वैरायटी जरूर रहेगी, लेकिन उतने इफेक्टिव वाला अकील हुसैन नहीं है। ये इकोनॉमिकल स्पेल जरूर फेंक सकते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग स्पेल नहीं फेंकेंगे। तो पूरी डिपेंडेंसी इनकी मयंक मार्कंडे के ऊपर आती है, जिस कारण इनके पॉइंट मिलते हैं 12। जो कुछ भी पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मयंक मार्कंडे के फॉर्म के कारण है। मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं मयंक मार्कंडे, विकेट टेकिंग भी बॉल फेंकते हैं, और इस साल इनका फॉर्म जबरदस्त रहा है। यहां पे 3 क्वालिटी स्पिनर मिलेंगे, तीनों बेहतरीन स्पिन वैरायटी रखते हैं, तीनों आप कह सकते हो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, और तीनों ने छाप छोड़ा हुआ है। रह रहकर जरूर ये तीनों कॉस्टली भी साबित होते हुए दिख रहे हैं, बट इस पिच पर इन तीनों का जादू चल सकता है, और ये एक्स फैक्टर फिर से एक बार केकेआर के लिए साबित हो सकते हैं, जिस कारण केकेआर स्पिन डिपार्टमेंट में कहीं आगे दिखता हुआ दिख रहा है सारज के मुकाबले, क्योंकि ये जो मजबूती है इनकी, यही स्पिन डिपार्टमेंट में है। ये कैसा प्रदर्शन करेंगे यही डिफाइन करेगा कि केकेआर कैसा यहां पे परफॉर्मेंस देगा। अब बात कर लेते हैं पेस डिपार्टमेंट की, देख लेते हैं वहां पे किसका पलड़ा भारी है और किसकी तूती बोलती हुई दिखेगी। अगर हम पेस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पे हर्षित राणा आपको पेसर में दिखेंगे, शार्दुल ठाकुर दूसरे पेसर, और वहीं तीसरे आंद्रे रसेल होंगे। तीनों में कोई मतलब ऐसा बॉलर नहीं है जो बहुत छाप छोड़ दे, बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देकर चला जाए और जिसके ऊपर डिपेंडेंट होने से कायाकल्प हो जाए केकेआर टीम का। तो यहां पे इनकी जो कमजोरी है वो पेस डिपार्टमेंट है, तीनों रन लीक करते हुए दिखेंगे। हालांकि शार्दुल ठाकुर और आंद्रे रसेल के पास जरूर विकेट टेकिंग स्किल्स हैं, लेकिन ये रन भी बहुत ज्यादा लीक करने वाले गेंदबाज हैं। अब बात कर लेते हैं यहां के पेस डिपार्टमेंट की, तो यहां पे आपको भुवनेश्वर कुमार मिलेंगे, उमरान मलिक मिलेंगे, आपको मार्को यैनसन मिलेंगे, और फिर उसके बाद जो आपके इंपैक्ट प्लेयर होंगे टी नटराजन, वो भी खेलते हुए दिखेंगे। तो आपको देख सकते हैं आप लोग कि इनके पास 3 क्वालिटी बॉलर हैं जो खेलते हुए दिखेंगे, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन। ये तो 3 खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर मार्को यैनसन को अकील हुसैन की जगह पे यहां पे खिलाया गया, पेस को ज्यादा मदद रही, तो फिर मार्को यैनसन जैसे चौथे क्वालिटी बॉलर भी इनके पास हो जाएंगे। तो काफी इंपैक्टफुल इनकी पेस बॉलिंग है, और इसमें काफी विविधता है, वेरिएशंस है। यहां पे डेथ बॉलिंग का भी कोई इनके पास समस्या नहीं है। शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार के रूप में स्विंग बॉलर भी हैं, तो शुरुआत में भी विकेट टेकिंग एबिलिटीज है, वहीं डेथ में भी ऑपरेट करने के लिए बॉलर हैं। अगर मार्को यैनसन खेले तो मिडिल ओवर्स में भी ऑपरेट करने वाले बॉलर्स इनके पास मौजूद हैं, पेस बॉलर्स, जो कि अपना इफेक्टिवनेस इस पिच पर साबित कर सकते हैं। तो यहां पे 20 के 20 पॉइंट मिलते हैं, और ज्यादातर यहां पे सपोर्ट इनका जो पेस अटैक है, होम एडवांटेज के लिए पेसरों के लिए ज्यादा सपोर्ट यहां पे मिलता है। यहां पे अगर हम बात करें केकेआर टीम की, तो आपने देख ही लिया, काफी लचर है इनका पेस डिपार्टमेंट, कोई भी यहां पे स्ट्रेंथ नहीं है। जो थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिल जा रहे हैं वो आंद्रे रसेल और शार्दुल ठाकुर के विकेट टेकिंग स्किल के ऊपर है कि वो काफी विकेट लेकर जाते हैं। अगर गुच्छे में अगर इनको विकेट मिलते हैं तो यही इनका पॉजिटिव पॉइंट है, अदरवाइज ये काफी रन लीक करते हुए दिखेंगे अपने पेस डिपार्टमेंट में। तो जो इनका 8 ओवर का स्पेल होने वाला है, इन तीनों बॉलरों का जो 8 ओवर से निकालेंगे मिलकर, वहीं पे एसआरएच टीम के बैटर्स फायदा उठाने का कोशिश करेंगे। यही इनकी टैक्टिक्स भी रहने वाली है। तो ये तो था प्लेइंग 11 का कंपैरिजन। हमने देख लिया 1-to-1 कंपैरिजन, ओपनर टू ओपनर देख लिया, फिर मिडिल ऑर्डर देख लिया, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पेस और स्पिन डिपार्टमेंट देख लिया। ये भी देखा कि पिच कंडीशन कैसी है। पिच कंडीशन में पेसरों के लिए ज्यादा मदद रहेगी, होम एडवांटेज रहेगा। शुरुआत में बॉल स्विंग करेगी, तो पेस जो यहाँ पे लैग कर रहा है, किसका पेस डिपार्टमेंट लैग कर रहा है आप देख सकते हो, केकेआर टीम का। वहीं अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट, तो इनके पास काफी मजबूत है केकेआर टीम की। तो फिर अब ये एनालिसिस कर लिया जाए कि क्या स्पिन डिपार्टमेंट खेलने के लिए इनके पास
पास बैटर है, तो यहाँ पे आपको अभिषेक शर्मा मिलेंगे, अच्छे खासे स्पिन खेल सकते हैं। राहुल त्रिपाठी भी अच्छा खासा स्पिन खेल सकते हैं। जरूर हैरी ब्रूक उतने अच्छे तरीके से स्पिन नहीं खेल सकते, लेकिन मार्करम भी स्पिन के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। वहीं हेनरी क्लासन भी तगड़ा स्पिन खेल सकते हैं। मयंक अग्रवाल को ना भूलें, ये भी स्पिन के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो ये सभी खिलाड़ी स्पिन के क्वालिटी वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि अभी तक प्रदर्शन इस आईपीएल में इन सबों ने मिलकर नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपने होम ग्राउंड पे ये सभी खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे और जिनका पलड़ा केकेआर के ऊपर भारी पड़ता हुआ इस मैच में दिखाई देगा। क्योंकि आप कंपैरिजन में भी देख लिए होंगे कि बहुत पीछे किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है एसआरएच टीम। जो इनका जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो स्पिन डिपार्टमेंट है। वहां पे भी विकेट टेकिंग ऑप्शन मयंक मार्कंडे के रूप में जरूर मौजूद है, लेकिन जरूर उनके साथ ही नहीं मौजूद है, जिस कारण थोड़ा सा पीछे केकेआर के मुकाबले दिखेंगे स्पिन डिपार्टमेंट में। अदरवाइज इनका हर डिपार्टमेंट में एक बैलेंस टीम है और इनका हर एक डिपार्टमेंट में पलड़ा किसके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, केकेआर के ऊपर। और इस पिच के हिसाब से इस मैच में अगर हम विजेता की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद होने वाली है। मेरे हिसाब से क्लियर विक्ट्री होना चाहिए सनराइजर हैदराबाद का 80%, तो वहीं 20% आप मानकर चलिए केकेआर टीम इस मैच में जीतती हुई दिखेगी। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।